जय हिंद। पिछली क्लास के अंदर जो थर्मोडायनेमिक टॉपिक स्टार्ट किया था, जहां पर हमने टॉपिक को फिनिश किया था, जहां पर एक्सप्लेन किया था, जो लास्ट बात और अब वो जो लास्ट पॉइंट वो था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब केमिस्ट्री में किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर बात की जाए, किसी भी तरह के प्रोसेस पर, तो आपको ये देखना होता है कि एक्चुअल में आप जिसका एनालिसिस करना चाहते हैं, आप जिसकी स्टडी करना चाहते हैं, आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करोगे या चेंजेस पता करोगे। कुछ जगह आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो था वो पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो था वो क्या है, परम मान जो है वो क्या है, ये पता होना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू जो था वो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, आप उसका परिमाण जो था वो ज्ञात कर ही नहीं सकते किसी का भी। तो इस तरह से अब ये कैसे डिसाइड होगा क्या किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर भी सकते हैं या नहीं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको आप परिमाण बोलते हैं हिंदी के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू परिमाण जो था वो हम पता कर सकते हैं या नहीं, ये कैसे जो था वो पता चलेगा। तो ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं, दो तरह के स्टडी जो था वो की जाती है। एक कहलाते हैं स्टेट फंक्शन और दूसरे कहलाते हैं पाथ फंक्शन। हिंदी में एक होते हैं अवस्था फलन और दूसरे होते हैं पथ फलन, है ना। तो एक होते हैं स्टेट फंक्शन और दूसरे होते हैं पथ फंक्शन, है ना। हिंदी में अवस्था फलन और दूसरा पथ फलन। कि कई बार साइंस के अंदर केवल इस बात की इंपॉर्टेंस रहती है कि जब आपने काम स्टार्ट किया उस टाइम परिस्थितियां कंडीशन जो थी वो क्या थी, और जब काम को फिनिश किया तब उस टाइम कंडीशन जो था वो क्या थी। आपने किस रास्ते को, किस मैकेनिज्म को, किस प्रोसीजर को आपने यूज किया, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप मेरे लिए जो था वो स्टेट फंक्शन है, मतलब आप इनिशियली क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंस है कि आप घर से चले और घर से चलकर आप क्लास अटेंड करते हैं, तो आपके घर से क्लास के लिए आना ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लास जो था वो आपकी इनिशियल स्टेट हो गया, सॉरी घर जो था वो आपका इनिशियल स्टेट हो गया, प्रारंभिक अवस्था हो गई, और क्लास जो थी वो आपकी फाइनल स्टेट हो गई, अंतिम अवस्था जो था वो हो गई। अब सब जो था वो डिफरेंट वे, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीके से आ रहा है ना, अलग अलग मीडियम से जो था वो यहाँ तक पहुंच रहा है। कोई किसी को छोड़कर जा रहा है, कोई किसी व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अलग अलग तरह से आ रहा है। लेकिन मुझे इस बात से क्या इफेक्ट पड़ता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, पैदल आए, गाड़ी से आए, कोई छोड़ कर गया, क्या उससे आपकी इस क्लास के अंदर बैठने पे, आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो चीजें उसके पाथ पर, उसके रास्ते पर, उसके मार्ग पर इफेक्ट नहीं करती उसको कहा जाता है स्टेट फंक्शन, है ना। स्टेट फंक्शन केवल इनिशियल इंपॉर्टेंस है और फाइनल इंपॉर्टेंस है। उस रास्ते की जो था वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उस मार्ग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उस मैकेनिज्म की कोई, मैकेनिज्म उस काम करने का तरीका, उस मैकेनिज्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती जो उस काम करने में जो था वो इन्वॉल्व हुआ। आप यहाँ तक किस रास्ते से पहुंचे, कौन किस प्रोसीजर को यूज किया, किस मैकेनिज्म को यूज किया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं उनकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, कभी भी कोई परम मान जो था वो ज्ञात नहीं कर सकता। केवल हम क्या पता कर सकते हैं? चेंजेस, है ना। कि एक्चुअल में आपके बारे में अगर केवल पता किया जाए कि सबसे बेहतर जो था क्या है आपके अंदर चेंज की, तो मैं इतना ही बता पाऊंगा कि आप घर से चले थे तो क्या थे, यहाँ तक आए तो क्या थे। मतलब घर से पता करना चाहेंगे, आपके घर से आपके बारे में जो था पता हो जाएगा, यहाँ पता करना चाहेंगे तो मुझसे आपके बारे में पता हो जाएगा। लेकिन बीच में एक रास्ता भी तो था, आपके उस घर से निकलने के बाद इस कोचिंग तक पहुंचने में जो रास्ता तय किया, उस रास्ते में आपकी एक्टिविटीज जो थी वो क्या थी, आपके क्या क्या काम थे, किस तरह से क्या कर रहे थे, क्या एक्टिविटीज थे। जब तक उसका भी एनालिसिस नहीं किया जाए आपकी टोटल पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप घर के सामने सब बेहतर हो सकते हैं, मेरे सामने आप बेहतर एक्ट कर सकते हो, लेकिन रास्ते में किस तरह से, जब आपको कोई नहीं देख रहा है ना, जब आपको लग रहा है कि आप मुझको कोई वॉच नहीं कर रहा, एक्चुअल में उस टाइम आपका बिहेवियर क्या है, वही सही एनालिसिस होगा एक्चुअल में आपका। और जब तक वो नहीं पता होगा हम सही एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस नहीं कर सकते, बस चेंजेस पता कर सकते हैं कि शुरुआत क्या थी, फाइनल जो था वो क्या था। तो याद रखें जब किसी के बारे में कहा जाएगा कि वो स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब आपको दो बातें उसमें छुपी होंगी कि हम क्या पता नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू जो था वो पता नहीं कर सकते, केवल क्या पता किया जाएगा, चेंजेस, परिवर्तन जो था वो पता किया जाएगा। एक होते हैं पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, है ना, पथ फलन, है ना। जो इस बात से शुरुआत जो करी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, फिनिश क्या होगा उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो एक्चुअल में किस रास्ते का इस्तेमाल किया गया केवल उस पर ही जो था वो डिपेंड करता है। कि आप मान लीजिए आप घर से चले, घर से चले तो पेरेंट्स से जो था
वो आपके पास गाड़ी थी, आपको पेट्रोल जो था उसमें फिल कराना था, आपने घर से जो था वो 100 रुपीज लिए कि मुझे गाड़ी में जो था वो पेट्रोल डलाना है, लेकिन गाड़ी आपने एक जगह पार्क कर दी और आप पैदल आ रहे हो, तो इसका मतलब अब वो उसके बारे में चेंजेस पता करना है, तो वो तो किससे पता चलेगा? वो रास्ता जब आप पर वॉच किया गया होगा तब आपके बारे में सही बताया जा सकेगा, उस 100 रुपीज के बारे में जो था वो सही एनालिसिस जो था वो हो पा सकेगा। तो इसका मतलब घर से निकलना भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, अगर मुझे उस 100 रुपीज के बारे में कैलकुलेशन करना है, यहाँ पहुंचना उस बात पे कुछ नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं है यहाँ तक कैसे पहुंचे। अब तो वो आप सही एनालिसिस करना चाहते हो उस 100 रुपीज के बारे में जो पेट्रोल के लिए गए थे, तो आपको वो रास्ता देखना पड़ेगा आपको कि कैसे किसकी हेल्प से जो था वो आपने तय किया। इसका मतलब यहाँ किसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इनिशियल और फाइनल, उसको क्या कहा जाएगा? पाथ फंक्शन जो था वो कहा जाएगा। और जो पाथ फंक्शन होते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो था कैलकुलेट की जाती है, वहां चेंजेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पाथ फंक्शन के अंदर है ना वर्क और हीट। वर्क वही है, काम करने का जो तरीका है वो पूरा सही पता चलेगा किस तरीके से वो काम को किया गया है ना, क्या काम को किया गया है ना, ये जो था वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो पाथ फंक्शन की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है ना वो क्या है? वर्क और हीट, कार्य और ऊष्मा, ये था। और बाकी ज्यादातर जितने होते हैं सब स्टेट फंक्शन जो था वो होते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन अवस्था फलन। इसमें लिखिएगा स्टेट फंक्शंस आर दोज पैरामीटर्स, state functions are those parameters, state functions are those state functions are those parameters, state functions are those parameters, state functions are those parameters, are those parameters, state functions are those parameters, are those parameters, are those parameters, are those parameters which are depend upon initial and final state, 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 which are depend upon initial and final state of the system, of the system, of the system, of the system. So we cannot calculate the, so we cannot calculate the, so we cannot, so we cannot calculate the, so we cannot calculate the absolute value, so we cannot calculate the absolute value, so we cannot calculate the absolute value. We are considered in changes, वो बंद कर, we are considered in changes, we are considered in changes, we are considered in changes। हिंदी में लिखें, वह ऊष्मा गति की फलन, वह ऊष्मा गति की फलन, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र की, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र की, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र की, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था, जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था, जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उन्हें अवस्था फलन कहा जाता है, उन्हें अवस्था फलन कहा जाता है,
उन्हें अवस्था फलन कहा जाता है, उन्हें अवस्था फलन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके अवस्था फलन का परिमाण ज्ञात करना, अवस्था फलन का परिमाण ज्ञात करना संभव नहीं होता है। अवस्था फलन का परिमाण ज्ञात करना संभव नहीं होता है। अवस्था फलन का परिमाण ज्ञात करना संभव नहीं होता है। अतः परिवर्तन की गणना की जाती 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 है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट है पाथ फंक्शन, पथ फलन। पाथ फंक्शन पथ फलन समझ में आ गया। जो सिस्टम के जो भी काम कर रहा है उस सिस्टम के पाथ पर, रास्ते पर, मार्ग पर निर्भर करते हैं। मार्ग पर निर्भर करने का मतलब समझ गए, वो काम करने का तरीका कि वहां से वहां तक पहुंचे। जो भी काम आपने फिनिश किया तो वो काम शुरू किया गया होगा, किसी पॉइंट पर जाकर फिनिश होगा। लेकिन केवल हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो स्टार्ट कैसे हुआ, फिनिश कैसे होगा। हमें इस बात में भी इंटरेस्ट है कि आपने उस काम को कंप्लीट किस अंदाज के अंदर किया होगा, जिसको आप साइंस की टर्म में हिंदी में क्रिया विधि कह देते हैं, और एक मैं इंग्लिश के अंदर मैकेनिज्म जो था वो कह देते हैं। मैकेनिज्म क्रिया विधि कि वो उसकी मैकेनिज्म क्या है एक्चुअल में, वही इंपॉर्टेंस जो था वो रखता है। तो ऐसे पैरामीटर्स जिसमें मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस होती है, जो सिस्टम के पाथ पर, मार्ग पर निर्भर करते हैं, उनको क्या कहा गया, पाथ फंक्शन जो था वो कहा गया। लिखिएगा, पाथ फंक्शंस आर दोज पैरामीटर्स, पाथ फंक्शंस आर दोज path functions are those parameters. 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 Are those parameters which depend upon path of system, 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 or process slash mechanism of the system, mechanism of the system, mechanism of the system, mechanism of the system, mechanism of the system। एग्जाम्पल इसमें जरूर लिखें, वर्क और हीट, वर्क एंड हीट। हिंदी में पथ फलन में वह ऊष्मा की फल जो किसी तंत्र पर, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र के मार्ग पर, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र के, वह ऊष्मा गति की फलन जो किसी तंत्र के मार्ग पर निर्भर करते हैं, जो किसी तंत्र के मार्ग पर निर्भर करते हैं, जो किसी तंत्र के मार्ग पर निर्भर करते हैं, जो किसी तंत्र के मार्ग पर निर्भर करते हैं। अर्थात की विधि निर्भर करते हैं, अर्थात कार्य विधि निर्भर करते हैं। उन्हें पथ फलन कहा जाता है। 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 एग्जाम्पल लिख लें, वर्क कार्य एवं ऊष्मा, कार्य एवं ऊष्मा। नेक्स्ट है सेंट्रल लिखे, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा ई, कैपिटल ई या यू,
दोनों से डिनोट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, या तो ई से डिनोट किया जाएगा या फिर यू से, दोनों में से आपकी मर्जी, किसी से भी डिनोट करें। हिंदी में आंतरिक ऊर्जा ब्रैकेट में कैपिटल ई या यू दोनों से डिनोट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी आजकल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं बची इस टर्म की, लेकिन साइंस में जो शुरुआत में रूल्स दिए गए, बाद में इसको अपग्रेड किया गया और एक नई टर्म के साथ में जो था इसको इंट्रोड्यूस जो था वो कराया गया। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, आंतरिक ऊर्जा का जो था वो मतलब क्या है। इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा की अगर बात की जाए तो दुनिया में कोई भी सिस्टम की बात की जाए, पूरी दुनिया में किसी भी सब्सटेंस की बात की जाए, कोई भी हो दुनिया के अंदर, उसमें हर एक पार्टिकल से कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट रहती है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलेटेड रहती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा जो था वो उससे जुड़ी हुई जो था वो रहती है। वो जो रिलेटेड एनर्जी है, वो उसके जो उसमें उपस्थित एनर्जी है, प्रेजेंट है, जो उसमें समाहित है ना, वो जो एनर्जी जो था वो क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा जो था वो कहलाती है, वो इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम में हर एक पार्टिकल से जो एनर्जी रिलेटेड है, हर कण से जो ऊर्जा जो था वो संबंधित है, उस संबंधित ऊर्जा को, उस रिलेटेड एनर्जी को जो था इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, जो वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं का सम जो था, उनका सब एनर्जी जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, उनका सम, उनका योग जो था वो क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। तो एक्चुअल में मैंने कहा था पहले भी पिछली क्लास में बता रहा था कि यहाँ पर एक्चुअल में एनर्जी अलग अलग तरह की कोई ऊर्जा नहीं होती, एक ही ऊर्जा रहती है, वो केवल ट्रांसफॉर्म करती है, केवल वो अपना रूप जो था वो क्या करती है, बदलती है। तो मैंने आपसे कहा कि हर सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल रिलेटेड एनर्जी, अब वो रिलेटेड एनर्जी अपना रूप जो था, अपना फॉर्म जो था वो चेंज करती रहती है। कि जब आप उसको एक जगह से उठाकर, कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक मार्कर है, तो इसका मतलब इस मार्कर से कुछ ना कुछ एनर्जी जो था वो रिलेटेड है। अब ये मार्कर यहाँ पर उठा हुआ रखा था, इस मार्कर को उठाकर आपने इस जगह पर जो था वो रख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी ने काम किया, जब भी जो था वो उसका ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब ये कहलाएगी हिंदी में स्थानांतरणीय ऊर्जा, ट्रांसलेशन एनर्जी या ट्रांसफर एनर्जी। ये भी ट्रांसलेशन भी बोलते हैं और ट्रांसफर भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन एनर्जी। तो ये कहलाएगी ट्रांसलेशन एनर्जी, क्योंकि ट्रांसफर होने से जो था वो एनर्जी जो था प्रोड्यूस हुई, स्थानांतरण होने से ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसलिए कहलाएगी ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसफर एनर्जी, या फिर उसको कहेंगे आप इस हिंदी में स्थानांतरणीय ऊर्जा। अब यही अगर मार्कर था, अब ये मार्कर जो था वो रोटेट करने लगा, तब ये कहीं अलग से जो था वो एनर्जी जो था वो नहीं आई। तो ये एनर्जी जो था वो कहीं अलग से नहीं आई, कि अब वो एक पॉइंट पर जो था वो रोटेट कर रहा है, तो वही जो एनर्जी थी, जो भी थी एनर्जी, अब वो रोटेशन करने लगी, तो रोटेशनल एनर्जी जो था वो कहलाएगी, घूर्णन ऊर्जा जो था वो कहलाएगी, है ना। अब मूव करने लगा तो वही काइनेटिक एनर्जी बन गई, स्टेशनरी कंडीशन में तो स्टेशनरी एनर्जी, स्थिर ऊर्जा जो था वो बन जाएगी। मतलब एक ही एनर्जी जो था वो अलग अलग फॉर्म में जो था कन्वर्ट हो सकती है। अब जितने वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म है, जितने भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं, उन सब का सम जो था, उन सब का योग जो था, उसको क्या कह दिया जाता है, इंटरनल एनर्जी जो था वो कह दिया जाता है। ये एक तरह का स्टेट फंक्शन है, ये एक तरह का अवस्था फलन है। अवस्था फलन है तो समझ गए कि ये किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। अब सब में ये बात कॉमन रहेगी। तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगी, और जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू, परिमाण जो था वो ज्ञात नहीं करते। क्या पता करेंगे, चेंजेस। मतलब ई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसकी है, डेल्टा ई की। चेंजेस एनर्जी में चेंज करेंगे, मतलब इनिशियल जो भी होगी, है ना, तो चेंजेस को किससे बताते हैं, डेल्टा से। तो इसका मतलब ई की इंपॉर्टेंस नहीं है, डेल्टा ई की इंपॉर्टेंस है। यू की इंपॉर्टेंस नहीं है, डेल्टा यू की इंपॉर्टेंस है। ये था, लिखिएगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, internal energy, internal energy, internal energy is the is the is the energy, internal energy is the energy which related to every particle, which is related which is related which is related which is related to every particle, which is related to
every particle which is related to every particle which is related to every particle which is related to every particle of system which is related to every particle of system which is related to every particle which is related to every particle of system तेरा चेंज करके लिखें in other words 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 internal energy 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 is the sum of is the sum of is the sum of various type of energies various type of energies various type of energies various type of energies such as transitional energy 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 electronic energy electronic energy electronic energy electronic energy लिखा ट्रांजिशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रोटेशनल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा ये था। इसका मतलब ये मान लीजिए इंटरनल एनर्जी है। अब जो भी एनर्जी जैसे ट्रांसफर या ट्रांजिशनल ईटी से, फिर क्या बोला था रोटेशनल ईआर से, न्यूक्लियर ईएन से, इस तरह की कोई भी एनर्जी का सम करते जाएंगे उस तरफ का सम जो था वो क्या कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। इतना लिखना पहले हिंदी में लिखें किसी 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 तंत्र में निहित किसी तंत्र में निहित किसी तंत्र में निहित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं 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 जैसे जैसे स्थानांतरणीय ऊर्जा जैसे स्थानांतरणीय ऊर्जा जैसे स्थानांतरणीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जैसे स्थानांतरणीय ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आदि के योग को आदि के योग को आदि के योग को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। आदि के योग को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। आदि के योग को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। आदि के योग को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है ये लिखना। जहां आपने इंग्लिश में लिखा था उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखें इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन internal energy is a state function is a state function is a state function is a state function which depend upon which depend upon which depend upon which depend upon initial and final state 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 of the system which depend upon initial and final state which depend upon initial and final state of the system. So we cannot calculate the 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 absolute value of internal energy. So we cannot calculate the
So we cannot calculate the absolute value. So we cannot calculate the absolute value of internal energy. Absolute value of internal energy. Absolute value of internal energy. कोई भी इंटरनल एनर्जी होगी हम क्या पता करेंगे, डेल्टा ई, E2 माइनस E1, या कह दो कि फाइनल स्टेट और इनिशियल है ना। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे आप हमेशा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लिखना लिखना जहां आपने लिखा था हिंदी में उसके नीचे पैरा चेंज करके लिखें, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। 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 आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है जो किसी तंत्र की। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था। जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था। जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था। जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। यही कारण है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिमाण की गणना नहीं की जाती है। परिमाण की गणना नहीं की जाती है। परिमाण की गणना नहीं की जाती है। ये लिखना। नेक्स्ट हेडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। First law of thermodynamics. 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 हिंदी में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। 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 ये जो कॉन्सेप्ट दिया मेयर और हेल्महोल्ट्ज करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो था वो कहलाया, है ना। इसको जो था वो बाद में जाकर लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो था वो कहा गया, क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो था वो कहा गया। लिखेगा और करके लिखें, एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और करके लिखें, मेयर हेल्महोल्ट्ज, मेयर साइंटिस्ट का नेम है, मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज कॉन्सेप्ट, मेयर एवं हेल्महोल्ट्ज अवधारणा, मेयर एवं हेल्महोल्ट्ज अवधारणा, मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज कॉन्सेप्ट, मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज कॉन्सेप्ट। और करके फिर लिखें, और करके लिखें, प्रूव दैट वर्क डन बाय सिस्टम, 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 प्रूव दैट वर्क डन बाय सिस्टम,
prove that work done by system, prove that work done by system, prove that work done by system is equal to absorbed heat, is equal to absorbed heat, is equal to absorbed heat, is equal to absorbed heat. हिंदी में लिखें, सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य, सिद्ध करो कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य, सिद्ध करो कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है, सिद्ध करो कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है, सिद्ध करो कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है, अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। पिछली क्लास में इस पर बात कर रहा था, है ना। स्टेटमेंट तो जो है वो है अपनी जगह, जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई वो आपको मालूम है कि एनर्जी को ना रिड्यूस किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, और ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या की जा सकती है, ट्रांसफॉर्म जो था वो की जा सकती है, परिवर्तित जो था वो की जा सकती है, उसका रूप जो था वो बदला जा सकता है। इस बात पर पिछली बार बहुत ज्यादा बात करी थी, बहुत देर एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। इसका एक्चुअल मतलब जो था वो क्या होता है, क्या ना वो फॉर्म जो था वो चेंज होता है, और आपको जो एनर्जी का लॉस, एनर्जी का गेन, इस सब पर जो था वो समझा चुका। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर समझा चुका कि ये क्यों कहते हैं कि एनर्जी का लॉस, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, नहीं कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा, जिसका आज लॉस हो रहा है वही दूसरे फॉर्म में दूसरे को जो था वो प्राप्त हो रही है। तो इसलिए कहते हैं कि एनर्जी क्या नहीं की जा सकती, उत्पन्न जो था, ये जो कहा कि एनर्जी जो था वो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती। आज आपको अगर कहीं पर लग रहा है कि ऊर्जा उत्पन्न हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो एक्चुअल में किसी दूसरे का क्या हुआ होगा, कभी लॉस हुआ होगा। वही एनर्जी आज हमको मिली है, उसने अपना रूप बदला है केवल, है ना। वो कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं हुई है ना, ना प्रोड्यूस की जा सकती, डिस्ट्रॉय एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। मैंने कुछ अमाउंट का एग्जांपल लेकर आपको समझाया था, कुछ 10 रुपीज का एग्जांपल लेकर आपको बता रहा था कि आपसे जो अमाउंट लिया, आपको लगा है आपका अमाउंट का लॉस हुआ, मुझे वो अमाउंट मिला तो मुझे लगा कि मुझे अमाउंट का क्या हुआ, वो जो था वो गेन हुआ। लेकिन ईमानदारी से देखें तो पूरे यूनिवर्स में ना आपको कुछ लॉस हुआ था, ना मुझे कुछ गेन हुआ था। वो वैल्यू जो थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। इसलिए ये लॉ जो था वो स्टेटमेंट कहा गया कि एनर्जी क्या नहीं होती, प्रोड्यूस। वो 60 तो बने कहाँ हुई, अगर हम ये कहते कि प्रोड्यूस हुई तो मतलब 60 से ऊपर हो जाना, एक शायद यही लिया था 60 का अमाउंट, यही बताया था। पिछली क्लास से आप जुड़े होंगे, पिछली क्लास आपने अटेंड की होगी, तो उसी पर बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं करी होगी तो उनको नया लग रहा हो तो वो एक अलग बात हो सकती है। तो वो 60 अमाउंट रुपीज लेकर कह रहा था, तो एक्चुअल में जब आपसे अमाउंट पूरा लिया गया तो आपको टोटल अमाउंट जो था वो 50 था, 10 मेरे थे, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 50, और यूनिवर्स में टोटल अमाउंट कितना था, 60। तो अगर कुछ नया बनता तो इसका मतलब 60 से ज्यादा होना चाहिए था अमाउंट, और कुछ लॉस होता, कुछ डिस्ट्रॉय होता तो 60 से कम होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 60 का 60 वैल्यू जो था वो कांस्टेंट रही। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वर्डिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। देखते हैं 60 का 60 रहा, कुछ भी बड़ा नहीं, है ना, ना डिस्ट्रॉय होती, 60 का 60 रहा, 60 से कुछ कम नहीं हुआ, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया कि आपका अमाउंट आपकी जेब से निकलकर मेरे जेब में आ गया, रूप बदल लिया उसने, कि जो पहले आपके पास था वो मेरे पास जो था वो आ गया। तो उसने अपना केवल क्या बदला, फॉर्म जो था, रूप जो था वो क्या कर लिया, बदल लिया, यही था, है ना। इसके बाद हमको मैथमेटिकली जो बात करना है यहाँ पर, उस पर आता हूँ कि मैथमेटिकली आपने कहा इसका मतलब एनर्जी का कोई लॉस, इसका पूरा रिजल्ट निकालें तो इसका मतलब है कि कुछ भी लॉस वगैरह कुछ भी नहीं होता। मतलब कहने का मतलब, आप किसी मशीनरी से कुछ काम कराना चाहते हो, है ना, तो किसी मशीनरी से कुछ काम कराना चाहते हो तो उस मशीनरी से जब काम कराओगे आप, तो जब मशीनरी से काम कराओगे तो आपने जितना उसको इनपुट किया, जितना उसको दिया, उतना ही हमको क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट, जो आउटपुट, उसको जितना ही जो था वो हमें रिजल्ट जो था वो मिलना चाहिए। और इस फर्स्ट रूल का तो यही मतलब है कि आप किसी को जितना दोगे, रिटर्न भी आपको क्या चाहिए, उतना ही जो था वो चाहिए। तो वो कह रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू एब्जॉर्ब हीट, यही बोला। हालांकि वर्क जो का सिस्टम जो काम कर रहा है वो किसके इक्वल है,
जितना सिस्टम को हमने कितनी दी, हीट दी, मतलब ऊर्जा दी, एनर्जी जो दी है ना, तो उतना ही जो था वो मिलना चाहिए। इसलिए हमें प्रूफ क्या करना है कि W इक्वल टू Q, है ना। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो रियल लाइफ में आप देखोगे तो कभी रिजल्ट 100% नहीं मिलता। कभी भी कोई भी काम का परिणाम जो था, रिजल्ट जो था, वो 100% नहीं मिलता, है ना। अब 100% नहीं मिलता, लेकिन ये लॉ भी अपनी जगह पर सही है ना, कि रिजल्ट तो 100% ही आना चाहिए, लेकिन रियलिटी भी अपने जगह पर सही है कि आप सुबह से शाम तक अपने आसपास देखें, इवन मशीनरी पर देख लो, आप और हम की बात मत करो, मशीनरी पर देख लो, कुछ काम आप करते हो, कुछ काम जब आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, किसी मशीनरी से कोई काम लेना चाह रहे हो, तो उसकी जो एफिशिएंसी होना चाहिए, उसका जो आउटपुट होना चाहिए, वो कभी 100% नहीं होता। आप जितना इनपुट करते हैं, जितना देते हैं, परिणाम जो था वो कभी आपको 100% प्राप्त, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लॉ तो जो था वो गलत हो गया कि W इक्वल टू कभी भी Q नहीं होता। कुछ ना कुछ तो क्या होती है, हानि जो था वो होती है। अलग से कुछ बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या एक्चुअल में ऐसा है, तो क्या ये सही है कि हम तो कहते हैं कि जब जब दुनिया में कोई काम करोगे, एनर्जी जो था वो क्या होगी, लॉस होगी, ऊर्जा जो था कुछ ना कुछ तो लगेगी उस काम को करने में। तो फिर ये लॉ में जो कहा गया वो, और फिर एनर्जी का जो लॉस होता है, 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आता। ऐसा क्यों है कि 100% रिजल्ट क्यों नहीं आता? दुनिया का कोई सिस्टम की बात की जाए, कोई भी सिस्टम हो किसी तरह का, आप हो, मैं हूं, या कोई और हो, कोई भी हो, है ना, अगर हमेशा वो किसी न किसी से मिलकर बना, एटम से, मॉलिक्यूल से या आयन से, और कहीं पर भी किसी जगह पर वो पूरी तरह से 100% जो था वो, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है ना, कुछ ना कुछ क्रम जो था वो बिगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ गलत है जरूर, है ना। तो जैसे अगर हम कहें कि कोई भी एक सिस्टम था, वो एटम से मिलकर बना हो, मॉलिक्यूल से बना हो, आयन से जो था वो मिलकर बना हो, तो सब क्या है, यहाँ वहां ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर लाइन के अंदर प्रॉपर तरीके से सब कुछ अरेंज है, सब अपनी मर्जी से यहाँ वहां जो था वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये था कि एक सिस्टम था जिसका वो कुछ भी किसी से मिलकर बना हो, एटम से, मॉलिक्यूल से या फिर आयन से। अब मैंने जब इससे काम कराना चाहता हूं, मैं ये कोई मशीन थी या कोई एक सिस्टम था, इस सिस्टम से मैं कुछ वर्क कराना चाहता हूं, अब वर्क कराने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगी, एनर्जी जो था वो देना पड़ेगी। अब मैंने इसको एनर्जी दी, मैंने दी एनर्जी कितने परसेंट, 100% एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि हमको रिजल्ट भी कितना चाहिए, 100% चाहिए, लेकिन जो आउटपुट है वो कभी 100% मिला नहीं, मिला, कुछ ना कुछ क्या आ गई, कमी जो था वो आ गई। अब हमेशा याद रखो, ये एक बहुत बड़ी सीख भी है आपकी, हमारी जिंदगी की और साइंस की भी, वो ये प्रूफ करता है इस बात को जो था कि अगर इंसान समझ ले तो आखिरी प्रॉब्लम जो था उसकी वैसे ही जो था वो दूर हो जाए। तो इस सिस्टम को एनर्जी जो था वो कितनी दी गई, 100% जो था वो दी गई, लेकिन रिजल्ट तो कितना मिला, हमें वो समझ में नहीं आया कि वो 20% जो था एनर्जी बेवजह जो था वो चली कहां पर गई। हमेशा याद रखो, दुनिया का कोई सिस्टम आज तक ऐसा बना ही नहीं कि अगर उसमें अगर 1% डिसऑर्डर जब तक रहेगा, है ना, वो हमेशा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर चाहते हो कि कोई सिस्टम वर्क करे, चाहते हो कि कोई सिस्टम काम करे, तो पहले उसका क्या खत्म करना पड़ेगा, डिसऑर्डर खत्म करना पड़ेगा, साइंस जो कहती है। तो आप चाहते हो कि कोई सिस्टम अगर वर्क करे, अगर कोई सिस्टम काम करे, तो उसकी पहली जरूरत यह है कि उसका क्या खत्म करना पड़ेगा, डिसऑर्डर जो था वो खत्म करना पड़ेगा। तो हमने एनर्जी कितनी दी थी, 100%, रिजल्ट कितना मिला, 80%। काम तो किया उसने, ये 20% चला क्या गया, 20% चला गया उसको क्या करने में, संवारने में, उसको सुधारने में, उस डिसऑर्डर को खत्म करने में, है ना। तो जब ये सिस्टम का डिसऑर्डर खत्म होता तब साइंस कहती है, अब वो डिसऑर्डर किसी भी तरह से खत्म हो, कि वो जब डिसऑर्डर खत्म होता तभी जाकर वो सिस्टम जो था एनर्जी को वर्क में जो था वो कन्वर्ट कर पाता। जब खत्म हो जाएगा डिसऑर्डर जो था, तब 100% जो था एनर्जी जो था, 100% रिजल्ट जो था वो देने लगेगी। 20% एनर्जी अगर डिसऑर्डर है तो 100% जो था वो कहां जाएगा, उस डिसऑर्डर को खत्म करने। आगे जाकर पढ़ोगे इसी चैप्टर के अंदर, ये जो डिसऑर्डर है, ये जो अनसर्टनिटी है, ये जो अनियमितता है, इसी अनियमितता, इसी अनसर्टनिटी को हम कहते हैं एंट्रोपी, है ना। साइंस इसको क्या कहती है, एंट्रोपी। तो जिसको हम आम लैंग्वेज में इसलिए सिंपल तरीके से समझा रहा था, अब बता दूं, तो जो डिसऑर्डर है
डिसऑर्डर समझ गया ना, अनसर्टनिटी, अनियमितता है ना, जो है ये अनसर्टनिटी, ये डिसऑर्डर का नाम ही जो है वो क्या है, एंट्रोपी। तो वही हमारी लाइफ के अंदर होता है। तो कुछ लोगों को अपने पे किए गए वर्क जो था, किए गए काम जो था, वो रिजल्ट दिखता है, पढ़ते हो तो दिखता है, दिखता है ना। बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी पे दिखता है। जो बच्चा पढ़ता है वो दिखाई देता है कि आप कह नहीं सकते, आप कोई भी ये नहीं कह सकता खाते हो तो पेट भरता है कि नहीं, नहीं भरता, भरता है ना। तो खाना खाते हैं पेट भरता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की एक ही शिकायत है ना। उनसे पूछो अभी डांटना शुरू करो, अभी उठाकर शुरू करना शुरू करो, एक एक को उठाकर, तो वो यही कहेंगे नहीं सर पढ़ते हैं, नहीं सर पढ़ते हैं। किसी के एक से नहीं बोलते बनेगा, ईमानदारी से नहीं, हम तो कुछ भी नहीं पढ़ते, है ना। नहीं तो होना चाहिए ईमानदारी से कि बताओ कि हाँ कि हम तो बिल्कुल भी कुछ भी जो था वो नहीं पढ़ते। आप हमेशा बोलोगे कि पढ़ते हो, है ना, आप पढ़ते हो, तो वो दिखता क्यों नहीं है भाई? दिखेगा वो आपके ऊपर, हम वो चीखता है हमेशा। आज नहीं दिख रहा होगा आपको, कल दिखने लगेगा, 3 दिन बाद दिखने लगेगा, 4 दिन बाद दिखने लगेगा। हो सकता है इसमें 1 या 2 साल और जो था वो दिख जाए, लेकिन चीख चीख कर बोलते हो ना कि अरे पढ़ा लिखा गंवार है, पढ़ा लिखा जाहिल, नहीं बोलते बहुत सारे लोग, है ना। उसको बताना पड़ता है कि पढ़े लिखे हैं हम, बताना। कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया के अंदर जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बताना नहीं पड़ता कि वो पढ़े लिखे हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार बंदा पढ़ा लिखा नहीं था, घुमाकर चला गया बहुत देर से जो था, है ना। मतलब घुमाकर चला गया कि सेंस इतना अच्छा था, तरीका इतना अच्छा था, व्यवहार इतना अच्छा था, बात करने का मतलब वो सब कुछ आपको कंफ्यूज कर चला गया, है ना। क्योंकि उसके जो भी था उसके अंदर वो उस पर दिग्ग आने लगा, जो जिस भी वजह से जो था वो आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पर्सनालिटी के ऊपर जो था बोलती है नहीं। तो पर्सनालिटी आप फील करोगे, महसूस करोगे किसी को, एक दूसरे को, तो आपको दिखाई महसूस होगा, आपको उसको फील किया करो, आपको ये आपको दिखाई देगा। वही चीज है कि अगर आप पढ़ते हो, अगर आप स्टडी करते हो, तो 100% ये वक्त हो सकता है थोड़ा बहुत, अभी आप सीखने के दौर में हो, तो ये हो सकता है कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन चीख चीख कर बोलोगे तो जरूर। आपकी पर्सनालिटी भी अगर पढ़ते होगे तो, ढोंग कर रहे होगे तो वो उसका तो किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं, है ना। अगर ईमानदारी से अगर कर रहे होगे कुछ भी जो था, तो वो आपके पर्सनालिटी के ऊपर जो था, वो आपके व्यक्तित्व के ऊपर जो था वो दिखती है हमेशा। और वो असर क्यों नहीं होता कई लोग का? अच्छा वो पढ़ते भी हैं कि आज मैंने चिल्ला दिया, आप जाकर जो था वो बैठ जाओगे आप, है ना। याद हो आपने, अगर मेरी फर्स्ट क्लास किसी ने, फर्स्ट क्लास से आप अटेंड कर रहे हो, पहली क्लास से बैठ रहे हो, है ना, तो मेरी पहली क्लास का पहली बात ये थी कि आपके पेरेंट्स ने आपको मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, जो भी आपको जो सब्जेक्ट आपको दिला दिए, शायद वो परसेंटेज देकर दिखा दिए। और नालायक को स्कूल वालों ने भी जो था वो यही किया कि 40% है तो इसको तो मैथ्स दे ही नहीं सकते, है ना, ये तो बेकार ही, ये तो बंदा ही गलत हो गया। वो 40% बंदा सबसे काम का हो सकता था, वो बंदा जो था उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, वो नहीं पता, हो सकता है वो सही में बेकार हो, लेकिन हो सकता है कि वो इतना काम का हो वो बंदा कि आपने उसको छोड़ दिया, है ना, उसको आता ही ना हो याद करना। और साइंस का जो एक्चुअल जो मिलेगा, जो 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 डायमंड जो आपको जो खोजने से मिलेगा, वो उसी के अंदर जो था वो मिलेगा। हो सकता है उसको याद ही ना होता हो कोई चीजें, कुछ भी याद ही ना होता हो कुछ भी, लेकिन समझता इतना बेहतरीन तरीके से हो कि वो चीजें एक्सप्रेस करता हो। उसके दूसरी चीजों पर काम करो उस बच्चे के ऊपर, है ना, कि दूसरी चीजों पे काम किया जाए। साइंस के बच्चे को केवल पढ़ने पर जो था वो काम नहीं करना, है ना। मैं सोचता बहुत अच्छा हूँ, क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, सोचता अच्छा हूँ, विचार बहुत ऊंचे हैं मेरे, है? तो क्या है, मैं सोचता बहुत अच्छा हूँ, विचार जो था मेरे क्या है, लेकिन जब भी निकलता मुंह से अच्छा ही नहीं निकलता। जब भी निकलता है मुंह से किसी से अच्छा ही नहीं निकलता। तो अच्छा कब निकले? जब शब्दों का भंडार हो। अच्छा कहने के लिए आपने इधर अच्छा चल रहा था, दिमाग के अंदर बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा सोच रहे थे, अच्छा कर रहे थे सब कुछ, लेकिन जैसे ही बोलना चाह रहे थे तो वर्ड शब्द, वो वर्ड पावर जिसको कहते हैं, शब्दों का जिसको भंडार कहते हैं, वो आपके पास था ही नहीं। तो वो अच्छा सोचने से फर्क क्या पड़ता है? तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाता। हर किसी के बस की बात नहीं होती चीजों को एक्सप्रेस करना, चीजों को बताना, चीजों को एक्सप्लेन करना। ये एक बहुत अलग पावर है, ये बहुत अलग है। उनके पास वर्ड पावर ही नहीं, बोलना चीज अलग है, और चीजों को एक्सप्रेस करना, वहां तक पहुंचाना, जहां तक ले जाना चाहिए उसको, वहां तक बहुत कम लोगों के अंदर जो था वो देखने को मिलेगा। तो वो एक्सप्रेसिंग पावर ही नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो वर्ड ही नहीं है उनके पास कि वो
बात जो था वो कहाँ तक पहुंचा सकें, आप तक जो था पहुंचा सकें। तो ये बहुत जरूरी है साइंस के बच्चे में। परसेंटेज से साइंस डिसाइड कर दिया, ये तो नालायकी है, बेवकूफी है ना। वही मैं कह रहा था, वो 40% आपको नहीं दिए, तो मैंने ये कह रहा था, मैं जिस पॉइंट को समझा रहा था उस पे आ जाऊं, दूसरे ट्रैक पे जा रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि आपसे कि पहली क्लास आपने अटेंड करी तो मैंने कहा था आपसे कि आपके परसेंटेज जो था वो मायने नहीं रखते, वह केवल एक ही बात की इंपॉर्टेंस रखती है कि आप बिल्कुल जैसे कि डायलॉग कुछ ऐसा बोला होगा, है ना, कि आपके ये बस बैठकर एक ही बात पूछो कि हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं, और अगर स्टडी के लिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो सब भूल जाओ। 40% है तो पढ़ो इस सब्जेक्ट को लेकर, है ना, ये 50% है तो पढ़ो, और 7 दिन में एक दिन भी नहीं है आपकी डिक्शनरी के अंदर। हफ्ते में 7 दिन कभी किसी वजह से छूट जाता हो, कभी घूमने चले जाते हो, कभी इसलिए इधर उधर, सब करो, खूब जमकर करो, जो करना, कोई एक चीज मिस ना हो पाए, कुछ भी करो, लेकिन पता हो अल्टीमेटली सब चीज एडजस्ट होती है कि नहीं, चीजें एडजस्ट होती हैं, है ना, एडजस्ट की जाती हैं चीजें, जो था वो एडजस्ट करो आपको, है ना, तो वो एडजस्ट जो था की जाएगी। आप में से बहुत सारा कभी आज आकर बैठ गया, कल दूसरे दिन छुट्टी हो गई, ये सब टाइम पास करने वाले हैं। आप कुछ भी कह लो, आप कितनी मुझे आकर कह दोगे सर ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये जितने आपको ऐसा बंदा दिख रहा है ना, ये सब टाइम पास वाला बंदा है, किसी काम का नहीं, बस पैसा और टाइम वक्त बर्बाद करने के अलावा जो था कुछ भी नहीं होगा, है ना। वही होगा उनके साथ जो किसी इस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट लेने से भी आप पढ़ लेते, और वो जो भला कर सकता आपका था वही था। इस सब्जेक्ट को जो सोचकर आपने लिया था वो तो वो रेगुलरिटी के साथ लिया था। अब आपको क्योंकि साइंस की पहली जरूरत थी, हालांकि आपने पढ़ते हुए आ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दिन जो था वो गैप हो गया, है ना, फिर पढ़ते हुए आ रहे थे, 2 दिन जो था वो गैप हो गया गैप। तो ऐसे गैप बड़े बड़े गड्ढे बना लेते हो आप अपनी स्टडी के अंदर, बड़े बड़े गड्ढे जो था वो बन गए। अब असर क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं है कि जब आपने यहां से पढ़ते हुए आ रहे थे आपने, है ना, ये ब्लैंक कर दिया आपने, ब्रेक अपने स्टडी को, गड्ढा बना रहे। अब जब ये अगला पढ़ोगे, सीखने के लिए नहीं पढ़ोगे, तब भरने के लिए जो पढ़ोगे, जब तक भराएगा नहीं, फिल होगा, जो था वो नहीं सीख पाओगे। आपने इतने गड्ढे कर रखे हैं अपने स्टडी के अंदर कि वो चीज उभर कर ही सामने जो था वो नहीं आ पाती। आप जब बैठते हो केवल चीजों को फिल करने के लिए जो था भरते हो, कुछ नया सीखने के लिए बैठते ही नहीं हो, क्योंकि इतने ज्यादा जो था वो कर रखा है आपने। जो कर रहे होंगे, जो बिल्कुल उनको दिख रहा होगा, वो चीज आ रही होगी, बड़ा खुशी होती है अंदर से, आप महसूस करना। जो बच्चा, मैं वो क्या एक्सप्रेस करूं, वो बोल ही नहीं सकता हूँ एक्चुअल में, वो फील करने वाली बात है, वो आप ही महसूस कर सकते हो कि सीखने के बाद जो मजा आता है, कि वो पता होगा जो आपको, वो वही बच्चा जो कर रहा होगा ऐसा ईमानदारी से, वो वही जानता होगा उस चीज की खुशी। और बाकी मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्चुअल में, मैं भी क्या बोलूंगा उसके लिए जो था। तो अब अगला आए तो फिर ये 2 था। अब आपने पढ़ा तो कुछ नया सीखने के लिए नहीं, अब इसको फिर जो था वो भरने के लिए जो था वो आप कर रहे हैं। कुछ भी नया कहाँ हो रहा है, कुछ भी ब्रेक इतने ज्यादा है वो बीच में, और साइंस के अंदर कोई भी दिन नया नहीं होता, सब चीज जुड़ी हुई है बिल्कुल स्मूथली रन की तरह, बिल्कुल, है ना, बीच में। तो ये था यहाँ पर, तो ये तो साइंस। और मैंने कहा था अभी भी स्टडी करने से पहले कहा था, केवल थर्मोडायनेमिक्स ऐसी ब्रांच साइंस की जिसकी एक्यूरेसी कितनी 99.999, जिस पर रूल पर एक बार शक भी नहीं कह सकता, 0.1% भी, है ना, इतना। तो वो कह रहा है कि अगर आप में डिसऑर्डर होगा, आप में अनियमितता होगी, तो रिजल्ट आपको 100% नहीं मिलेगा आपको। ये तो साइंस प्रूफ कर चुकी इस बात को जो था कि रिजल्ट आपको कभी भी 100% नहीं मिलेगा। तो अपने अंदर की डिसऑर्डर को जो था वो खत्म करो, है ना, चीजें जो था वो तब जो था वो आपके ग्राउंड पर जो था वो आएंगी, ये बहुत जरूरी होता है ना। इसलिए बताया क्योंकि एक चीजें इफेक्ट वाली चीज है, बदलने वाली जो था वो चीज है ना, सब पे नहीं बदलता, लेकिन एक पे असर हो जाए तो काम हो जाता है ना। तो ये था, ये डिसऑर्डर। तो आप में से जिसके अंदर हो ये डिसऑर्डर, ये खत्म करो। और क्यों नहीं आ रहा वो सामने, आपका जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो आप स्टडी के अंदर, वो मेन ये है कि आपके अंदर भी क्या है, डिसऑर्डर। जैसे अब जिसका जितना डिसऑर्डर होगा, इसमें कम डिसऑर्डर था तो 80% हो गया, डिसऑर्डर और ज्यादा होता तो रिजल्ट 60%, डिसऑर्डर और ज्यादा होता तो रिजल्ट और कम, क्योंकि और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ना किसको, डिसऑर्डर को। साइंस के डिसऑर्डर को एंट्रोपी लिखेंगे अभी, तो ना, तो डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम या अनसर्टेनिटी ऑफ द सिस्टम, इसको एक अंदाज से
जिसको कहते हैं this uncertainty of the system is called the entropy. आज नए अंदाज के अंदर पढ़ाते हैं इसको अब कहा जाता है एनर्जी का वो पार्ट ना, इसको पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। आज जब पढ़ाऊंगा तो ये एक्स्ट्रा लिखाएंगे, बुक में जो था वो नहीं, मॉडर्न जो डेफिनेशन बदल दी। तो आज कहते हैं एनर्जी अमाउंट जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए वो एंट्रोपी कहलाती है। तो कहते हैं अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड द एंट्रोपी। आज का बिल्कुल चेंज, आपके बुक में लिखा है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम और अनसर्टेनिटी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द एंट्रोपी। मॉडर्न साइंस को उठाकर देखो, गुरदीप राज को, है ना, तो वो कहते हैं कि एंट्रोपी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क, ऊर्जा की वह मात्रा जिसको किसमें नहीं बदल सकते, उपयोगी कार्य में नहीं बदल सकते, उसको क्या कहा गया, एंट्रोपी जो था वो कहा गया। तो फर्स्ट ऑर्डर समझ गए। फर्स्ट ऑर्डर जो था ये सब उसी से जुड़ी हुई जो था वो चीजें हैं। जैसे पिछली बार में जो आपको एक्सप्लेन किया था वो भी फर्स्ट ऑर्डर था, ये भी था, उससे एक कदम जो था वो आगे, उसके आगे जो बताऊंगा। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, अभी मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि W इक्वल टू Q। अब इसको प्रूफ करो, पहले मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर बताएं। तो एक सिस्टम है ये, इस सिस्टम, और इस सिस्टम की जो था कोई एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। मैंने कहा आंतरिक ऊर्जा को E से या फिर किससे बताएं, U से। तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो था वो कितनी है, E1। इसकी इंटरनल एनर्जी, मैंने इसको Q हीट जो था वो सप्लाई करी, Q ऊर्जा जो था, Q हीट जो था वो क्या करी, सप्लाई करी। तो अब मैंने